नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी में, रणनीति में बदलाव लाया है। पहले पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशे की तस्करी करता था या नशा ड्रॉप करता था, लेकिन अब पाकिस्तान लगातार 3 दिनों से जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर एक कोशिश कर रहा है। एयरफोर्स पे पहले अटैक किया गया, फिर कल कालूचक और रत्नोचक पे किया गया, और बीती सुबह या रात को कहा जाए तब भी कालूचक की साइड पे, कुंजवानी साइड पे इनको देखा गया, ड्रोन्स को देखा गया। यानी पाकिस्तान ने जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तब से पाकिस्तान ने ड्रोन की रणनीति को बढ़ावा दिया है। ड्रोन के माध्यम से आतंकवादी फैलाया जा रहा है, साथ साथ में जो नार्को टेररिज्म, हम जिसको नशा कहते हैं, वो भी फैलाया जा रहा है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, यानी 24 जून को जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसके बाद से ड्रोन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आर्मी इंस्टॉलेशन की बात करें तो आर्मी इंस्टॉलेशन में एनएसजी तैनात कर दिया गया है, एनएसजी के कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, और दूसरी एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी को भी इख्तियार किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भय जरूर बना हुआ है। दर्शकों, अगर हम आर्मी इंस्टॉलेशन की बात करें, वहां पर एनएसजी कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन अगर पुलिस इंस्टॉलेशन की बात करें तो पुलिस इंस्टॉलेशन में अभी हमारे पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको बताते चले कि पीएचक्यू हो या डीपीएल हो, वहां पर अगर ये ड्रोन के माध्यम से अटैक किया जाता है तो हम पूरी तरह से सक्षम नहीं है उस अटैक से बचने के लिए। पर हमने कुछ लोकल लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना उचित है जिस तरीके से पहले दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है, तो अगर पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से विस्फोट करता है तो पाकिस्तान में घर में जा करके वहां पर भी ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत को भी विस्फोटक फैलाना चाहिए। दर्शकों, ये पिछले 3 दिनों का मामला नहीं है। लंबे समय से पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और कई मर्तबा इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रोन्स को गिराया भी गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकया में पाकिस्तान आईबी के उस साइड से ड्रोन ऑपरेट कर रहा है? क्या ये संभव है, या फिर यहाँ पर ओजीडब्ल्यू, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, वो यहाँ पर उसको ऑपरेट कर रहे हैं? ये एक जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है, एयरफोर्स अपने लेवल पर हाई लेवल टीम उनकी जांच कर रही है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि अगर ओवरग्राउंड वर्कर यहाँ जम्मू के भीतर हैं और यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये और भी घातक साबित हो सकता है। ये जो ड्रोन का अचानक आर्मी कंटेनमेंट के ऊपर और आर्मी जो इंस्टॉलेशंस है इसके ऊपर दिखना एक बहुत बड़ी एक जो है साजिश की ओर इंडिकेट करता है। ये साजिश अंदरूनी और बैरूनी दोनों प्रकार की हो सकती है। आप इसमें ये जो है, ये जो इसमें अंदरूनी साजिश जो है, बहुत सारे लोग जो हैं एंटी नेशनल किस्म के लोग जो हैं कंटेनमेंट एरिए में के आसपास में लोग सेटल हो रखे हैं। जैसे कि आपको पता होगा पीछे जो ये सुनमा जो कंटेनमेंट है उसके चारों ओर जो है उसके बाहर बाउंड्री वाल के बाहर रोहिंग्यों का भी एक बार जमावड़ा देखा गया है, रोहिंग्यों को हटाया गया है। इसी प्रकार से अगर आप ये कंटेनमेंट देखें, आप कालचक का देखें, रतनचक का देखें या सुनमा का देखें, इसके चारों ओर खड्ड एरिया है, बलोल एरिया है, जो नाले एरिए हैं, उसमें जो मुसलमान जो हैं उसमें ये जो है और उनमें
ज़्यादातर उनको सेटल किया हुआ है, और वो जो है एंटी नेशनल लोग हैं, और वो जो है उन आज की डेट में टेक्निक आ गई है और टेक्निक की ट्रेनिंग ली है पाकिस्तान से, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी आसानी से हिंदुस्तान में। दर्शकों, रक्षा विशेषज्ञों की माने तो कहीं ना कहीं यह रणनीति चाइना के साथ मिलकर के बनाई गई है। ये छोटे ड्रोन जो होते हैं रडार के बीच में नहीं आते हैं, और इसी का बेनिफिट लेकर के पाकिस्तान वक्तन वक्तन अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करता रहा है। जिस तरीके से आईबी और एलओसी पर सख्ती की जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन की संभावनाएं शून्य होती जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान अब इस तरह की स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रहा है। और भारत अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है कि इस ड्रोन से जो हमला किया जा सकता है उसको कैसे रोका जाए। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। सतवारी एयरपोर्ट पर तो बाकायदा उन्होंने ड्रोन अटैक किया, 2 एक्सप्लोसिव गिराए। हालांकि उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, और उसके बाद ही अगले दिन फिर देखा गया कि कालूचक इलाके में ड्रोन दिखे। उसके बाद कई जगह से रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पहले भी पाकिस्तान इन ड्रोन्स का प्रयोग हथियार गिराने के लिए कर चुका है। हालांकि भारत भी पूरी तरह से विचार कर रहा है कि इस स्ट्रेटेजी से कैसे निपटा जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम आपसे कह रहे हैं कि ये ड्रोन या रडार के अधीन ड्रोन नहीं आते हैं, रडार से बच के वो ड्रोन निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती है, चैलेंज है। इस चैलेंज को सुरक्षा एजेंसियों ने कबूल तो किया है, लेकिन इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लग सकता है कि कैसे इस रणनीति को जो पाकिस्तान ने इख्तियार किया इसका जवाब ढूंढा जाए या इसका एक अल्टरनेट ढूंढा जाए। अभी जो ड्रोन अटैक हमारे एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है वो एक गंभीर चिंता का विषय है, और ये भी दिखाता है या दर्शाता है कि हमारी जो सिक्योरिटी अगेंस्ट ड्रोन है वो कितनी कमज़ोर है। अगर एयरफोर्स जैसे प्रोटेक्टेड और सिक्योर एरिया के अंदर कोई 2 ड्रोन भेज सकता है और 2 से 5 किलो की बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करवा सकता है, तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये भी खबर आई है कि कालूचक और रत्नोचक एरिया के ऊपर भी कुछ ड्रोन जो हैं वो देखे गए और उनके ऊपर जवानों ने फायरिंग की। अभी सवाल ये आता है कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इसमें आप ये देखिए टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुरू ही जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर और जम्मू के पॉलिटिशियन को बुलाया दिल्ली में, उससे बात की और एक बहुत अच्छा मैसेज गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी की और पाकिस्तान, चाइना और हमारे नेशन को भी। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें प्लान कर ली गई हैं ताकि कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल किया जा सके। दर्शकों, आर्मी इंस्टॉलेशन निशाने पर है। ये हम 3 दिनों में देखेंगे तो तीनों दफ़ा आर्मी इंस्टॉलेशन के आसपास ही इनको देखा गया है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। हालांकि पहले 2 केसेस में, तीनों केसेस में कोई अभी पकड़ में नहीं आया है, संदिग्ध व्यक्तियों को ज़रूर उठाया हुआ है, लेकिन देखना ये है कि ये चैलेंज किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लेते हैं। जी, आपने ये जो जम्मू में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, 2 अटैक हुए हैं, 2-3 और भी 1-2 एरियाज में अटैक हुए हैं, इसके बारे में बड़ा अहम सवाल है कि बाकी ये क्यों ऐसा हो रहा है। पर आपको मालूम है कि ये ड्रोन अटैक जो है वो कोई नई बात नहीं है।
अटैक्स की नई बात है, पर जो ड्रोन की डिलीवरी जो हो रही हैं, आपको पहले भी मालूम होगा कि हमारे अखनूर सांबा एरिया में, इन एरियाज में ड्रोन से एमुनेशन और वेपन को कई बार गिराया गया है और हमारी पुलिस ने इसको पकड़ा भी है। JNK पुलिस ने इसके ऊपर कई बार बताया भी है कि एमुनेशन और हथियार जो हैं जैसे AK-47 कई बार वेपन जो हैं वो गिराए गए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी बॉर्डर से दूरी इतनी ज़्यादा नहीं है और इनकी जो रेंज है, इनके पास जो ड्रोन पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की रेंज के हैं। दर्शकों, नदीम अबरार जो लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर था, उसको मार गिराया गया है। इत्तेफाक हुआ कि उसको रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, उसने शरारत की, उसने गच्चा देने का प्रयास किया। पुलिस के कहा कि मेरी एक AK-47 वहाँ पड़ी हुई है। जब ये 47 लेने गए, वहाँ पर ऑलरेडी एक आतंकवादी था, उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में नदीम अबरार भी मारा गया। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के CRPF पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें CRP, आर्मी, पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उसको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। CRP, आर्मी, पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाते हैं, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको ये देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग 2 पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि डेंटल सर्जन हड़ताल पर हैं। करीब 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं BDS किए हुए, जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। आइए देखते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेंटल सर्जन इन दिनों हड़ताल पर हैं और बेमियादी हड़ताल पर हैं, और ये फैसला उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में लिया है जब सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी। 8,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने BDS किया। उसके बाद उनको एब्जॉर्ब करने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ना ही कोई लीडर इतनी गंभीरता से इस इशू को उठा रहा है, क्योंकि ये इशू अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने वक्तन
केंद्र सरकार के समक्ष ये बातें रखी हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन की बात हो या डेली वेजर्स की हो। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, खासतौर पर हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी यही माना जाएगा कि एलजी जो हैं भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया। मैं सिर्फ भाजपा नहीं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई वे आउट नहीं निकाला जा रहा है, कोई ऐसा रोड मैप तैयार नहीं किया जा रहा है ताकि इनको अब्जॉर्ब किया जाए। लेकिन अब ये डॉक्टर होने के बावजूद जब सड़कों पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, माशरे पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अब आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सर अभी तो हम गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे हालात समझे। पिछले 13 साल से अभी तक कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो उनने निकाली है, और काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पीएससी उसमें एक सोर्स है, एनआरएचएम दूसरा सोर्स है, जहाँ पे बहुत से मतलब बाकी स्टेट्स में एनआरएचएम के अंडर डेंटल सर्जन्स को एब्जॉर्ब किया है, एज कोविड वॉरियर्स डेंटल सर्जन्स को एब्जॉर्ब किया है। बट हमारी यूटी में ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जहाँ पे डेंटल सर्जन्स को लिया जाए। इतना निगलेक्ट किया जा रहा है कि अभी एक 35 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट निकली थी डीआरडीओ हॉस्पिटल्स की, जिसमें कि डेंटल सर्जन्स का भी इंक्लूडेड था। लेकिन जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उसका इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आई तो वो 35 पोस्टें जो थी वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए थी, तो वहाँ भी निगलेक्ट किया गया। डेंटल सर्जन्स जो कि मतलब ओरल हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेन स्ट्रीम है किसी भी उसमें, वहाँ पे हमारे इंडिया में हमारी यूटी में इसको इतना निगलेक्ट किया जा रहा है कि कोई पूछता नहीं है। वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स की पोस्ट आए दिन निकलती जाती हैं। पिछले 3 सालों में देखा है आपने कि हर साल पोस्ट निकली हैं, लेकिन 13 साल से 7,000 से ज़्यादा डेंटल सर्जन्स अनएम्प्लॉयड हैं और उनका कोई सुनता नहीं है। हम अभी इंडेफिनिट स्ट्राइक पे पिछले 9 दिन से हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आके हमसे पूछे कि भाई आप क्यों स्ट्राइक पे हैं, आपकी क्या फरियाद है, किस लिए आप बैठे। कोई भी हमें मतलब ऐसा इग्नोर किया जा रहा है जैसे कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सर कुछ लोग तो ओवरेज होने की कगार पर भी होंगे, और कुछ लोगों ने, हालांकि कुछ रोज पहले एक इनिशिएटिव लिया गया था कि आपने अगर क्लिनिक खोलना है तो उसके लिए सरकार मदद करेगी। क्या एनफ है ये? सर मैं बताऊं आपको, इस वक्त कम से कम 500 से ज़्यादा जो है अवरेज हो चुके हैं। जो 500 से ज़्यादा अवरेज हो चुके हैं उनमें ऐसे हैं कि जिन्होंने एक बार भी जेकेपीएससी को फेस नहीं किया है। अगर एक बार भी पीएससी फेस करने का मौका नहीं मिला तो कितना अनफॉर्चुनेट है। ये बीडीएस, एमडीएस, गवर्नमेंट कॉलेज से भी करके हैं, प्राइवेट से भी करके हैं, 7,000 लोग हैं जिनमें 500 अवरेज हैं। एक बार अगर पीएससी फेस करने का मौका ना मिले और अवरेज हो जाए, कितना दुख की बात है। उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरेगी, वो अंडर डिप्रेशन जा रहे हैं लोग हमारे इस वक्त। रही बात जो आपने दूसरा पॉइंट उठाया कि लोन को लेके, देखिए हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, यानी अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्ट लिया है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम का सलूशन ये नहीं है। देखिए इस पर सिर्फ डेंटल सर्जन को नहीं, ये पेशेंट्स जनरल पब्लिक को भी बेनिफिट जनरल नहीं देगी। देखिए कैसे, इसमें अगर हम लोन देके क्लिनिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, वही ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में 200 का होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू में, बाहर 5,000 का है। अल्टीमेटली जनरल पब्लिक पे भी बर्डन पड़ रहा है। गवर्नमेंट अगर डेंटल सर्जन को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका डेंटल सर्जन को भी फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन जनरल मासेस को भी मिलेगी। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, अभी तक हमारी 1.5 करोड़ पॉपुलेशन यूटी की जो होगी, इसके लिए सिर्फ 600 के 543 सिर्फ जेकेपीएससी के ज़रिए लगाए गए, जबकि रेशो जो है WHO का रेशो अर्बन एरिया में 1:7,500 होना चाहिए और रूरल एरिया में 1:10,000। यहाँ तो 30,000 से भी ज़्यादा है। आप देखिए कैसे सर्व करेंगे। रूरल एरिया में आप जाते रहते हैं, आपने अक्सर देखा है आवाम की हालत, ओरल हेल्थ कंडीशन इतनी पोर है, उस चीज़ से वो लेके जाके क्वैक्स के पास जाते हैं। आपने देखा साउथ कश्मीर में हेपेटाइटिस का कितना बड़ा स्प्रेड हुआ था, उसका इशू क्वैकरी था। गवर्नमेंट ने जब डेंटल सर्जन को चांसेस नहीं मिलेगा सर्व करने का तो जनरल पब्लिक को तो नुकसान होगा ही होगा। इसलिए हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि आप हमारी ऑलरेडी एक फ़ाइल हमारी जो 3 साल से हेल्थ टू फाइनेंस जाती है, फाइनेंस से हेल्थ आती है, ये बोलते बोलते भी हम भी अब थक चुके हैं कि कितनी बार फाइनेंस आई है, कितनी बार हेल्थ, गिनती भी बोल चुके हैं। कभी आपने पूछा सरकार से कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी है? क्योंकि केंद्र सरकार बार बार ये कहती है कि पैसे की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाना है, तो क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी ज़्यादा होंगी? सर डेंटल सर्जन के टाइम ही फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्यों है, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखिए कितनी सारी पोस्ट इतने टाइम में रिक्रूटमेंट हुई है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, पहली बात है।
वेटनरी सर्जन को ऑब्जर्व किया गया, आयुष को ऑब्जर्व किया गया, मेडिकल अफसर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स के निकल रही हैं, एसओआर भी निकल रही हैं, हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। हमारा भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का ऐसा मसला नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ मतलब जिसको कर ना सके, जिस पे कुछ फोकस ना, सेंटर से इतने हेल्थ को लेके तो इतने फंड्स आ रहे हैं, जबकि आपको पता ही है। तो ये कुछ एक्सक्यूज़ लगता नहीं, ये जानबूझ के हमें इग्नोर किया जा रहा है। इसकी वजह गवर्नमेंट को ही पता होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा पता होगी। मतलब 13 साल सर बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर किसी ने तब शादी की, उसका बेटा भी आगे से BDS कर रहा होगा, तो आप लगाइए अंदाज़ा। तो बहुत बुरी कंडीशन है सर इस वक्त स्टेट में। हम LD साहब से ये अपील करते हैं कि हमारी जो थोड़ा सा लोग ये जानना चाहेंगे कि MBBS और BDS में मूलतः कितना अंतर होता है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, CHC में इनके पास डॉक्टर्स नहीं है। क्या आपको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता? क्या आप शुरुआती दौर पर आप इलाज नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ दांतों का ही कर सकते हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप MBBS के सब्जेक्ट्स और हमारे सब्जेक्ट्स जो BDS के सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट ईयर, हमारा सेकेंड ईयर, हमारा थर्ड ईयर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस हमें डेंटल का एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। लेकिन जो हमारे इनिशियल सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे MBBS वाले ही हैं। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, हम सब पढ़ते हैं। तो क्यों हमें फिर भी, मैं माननीय LG मनोज सिन्हा जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने भी कहा कि वो स्वर्ग बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। जो हमारी केंद्र की सरकार है वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो भी फ्लॉज हैं वो पूरे हों। तो क्या हेल्थ सबसे पहले नहीं आता? और हेल्थ से भी पहले आती है ओरल हेल्थ। अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जर्नल बॉडी आपकी कभी ठीक रहेगी ही नहीं। और आम जनता तक अगर आपने ओरल हेल्थ का बेनिफिट देना है तो आपको डेंटल सर्जन्स एब्जॉर्ब करने होंगे हर जगह, हर पेरिफेरी, हर गांव, हर कूचे में। सिर्फ क्लिनिक से काम नहीं चलेगा। और आपने लोन की बात की, बहुत अच्छी बात है, लोन मिले, लेकिन सिर्फ लोन दे देने से हमारी इतने सालों की जो प्रॉब्लम है उसका हल नहीं निकलेगा। हर जो डेंटल सर्जन है वो लोन लेके लोन चुकाना भी है, प्लस उसमें और भी ज़्यादा हमारी और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं टेक्निकली। जैसे हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉस्टली रहती हैं। तो वो एक आम इक्विपमेंट्स हमारे बहुत कॉस्टली रहते हैं। मैं आम भाषा में बोल रही हूँ ताकि जनता को भी समझ में आए। और मैं जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं वो शायद इस फील्ड से थोड़ा ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो उनको भी समझ में आए। और प्लीज़ इसकी ग्रेविटी को समझिए। 9 दिन से हमारे डेंटल सर्जन्स भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पर एक बार भी एडमिनिस्ट्रेशन के एक इंसान ने भी आकर उनकी तरफ नहीं देखा। क्यों? वो इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में, 45 डिग्री में रोज़ दोपहर में आके बैठते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सड़कों पे बैठना नहीं है, हमारा काम अस्पतालों में जाके अपनी सेवा देना है। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जो एटीट्यूड, जो रवैया गवर्नमेंट का है और जो अपना रहे हैं, जो ऑप्ट कर रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज इतने पैसे लगा करके खोले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के सबसे कह रहे हैं कि मत आइए इस प्रोफेशन में। आप अपने सीनियर्स का हाल देख लीजिए। कहना नहीं चाहिए, बहुत दुख होता है ये कहने में, बहुत दुख होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोर्सेज करने पड़ते हैं, हमें आज भी पढ़ना पड़ता है। आम इंसान ये नहीं समझ सकता है कि हम अगर कोई केस करते हैं, कुछ करते हैं, हमें उसकी स्टडी पहले करनी पड़ती है। तो हम ये कह रहे हैं, जब इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके लिए सरकार की कोई उसकी तरफ से आपकी कोई मतलब दावेदारी है ही नहीं, कोई जवाबदेही है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? फिर तो आपको डेंटल कॉलेज बंद ही करने पड़ेंगे। आने वाले, आपने तो पहले तो पिछली नस्ल ही ख़राब हो गई, आने वाली नस्लों का आप क्या करेंगे? ये सवाल मेरा एक है कि आप उनको कैसे आप आपने ठीक कहा कि जब आपके साथ डॉक्टर लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है, डॉक्टर फलान, लेकिन जब डॉक्टर होने के बाद आप सड़कों पर बैठते हो एक रोज़गार के लिए, और रोज़गार भी 2008 के बाद कोई पोस्ट ही नहीं निकली है, तो बड़ा दुख होता है। क्या आप अपने आने वाले छोटे भाई या उनको सजेस्ट करेंगे कि BDS करें? देखिए सर, हम अभी भी, मेरे एक कज़न थे, उनकी भी BDS में सिलेक्शन हुई थी, गवर्नमेंट हमारा जम्मू वाला कॉलेज था, तो मैंने उनको बोला कि आप मत कीजिए, उनको हमने हायर स्टडीज़ के लिए भेज दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 13 साल से यहाँ पर कोई भी डेंटल सर्जन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स है। तो जो नई जनरेशन आएगी वो भी हमारी तरह, उनका भी कैरियर यहाँ पर स्पॉइल हो सकता है। तो इसीलिए हम
हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनको हमेशा यही सजेस्ट कर रहे हैं अभी कि आप कोई भी फील्ड चुन लीजिएगा, लेकिन डेंटल सर्जन्स कभी भी नहीं बनिए। तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आप लंबे समय से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, अभी तक आपने किस फोरम में जा करके किस किस से बातचीत की है कि आप हमें एब्जॉर्ब करिए, या कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक रणनीति बनाइए जिससे कि शायद आपको रोजगार मिल सके? सर, आप जैसे कि जानते हैं 2014 में हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक भी की थी, कुछ कैंडल मार्चेस हुए। उस टाइम हम तकरीबन 55 डेज़ के लिए बैठे हुए थे। उस टाइम जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, सबके साथ मिले हम। सब ने हमें यही एश्योरेंस दी कि आपका कुछ किया जाएगा। तो उस 55 डेज़ के बाद हमने वहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर दी। उसके बाद बड़ी काफ़ी जदोजहद के बाद एक फ़ाइल तैयार की गई, उसमें भी काफ़ी देर लगी, कम से कम 2 साल लग गए उसको बनाते हुए। 2016 में वो तैयार हुई थी। उस टाइम हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता था उनके साथ जाते थे, उनको मिलते थे, उनको बताते थे, वो यही कहते थे कि आपका काम हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं 2016 में जो फाइल बनी थी, अभी 2021 चल रहा है, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। वो वही आपको पहले भी बताया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट है सेक्रेटरीट में, वहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है और फाइनेंस से हेल्थ जाती, कोई भी उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसी कारण, उसी मजबूरी से हमें आज इंडेफिनेट स्ट्राइक पे फिर से बैठना पड़ रहा है। क्या कहते हैं वो, क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या कहते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, फाइनेंस हमारी जब ये फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाती है, वहाँ से वो डायरेक्टरेट वापस भेज देते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ नहीं है। जबकि हमारे मोदी साहब जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनने बोला है कि जम्मू कश्मीर के लिए फाइनेंस की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर को वो एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो जो भी पॉसिबल कॉज होगा उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बट जहाँ डेंटल सर्जन्स की बात आती है तो हमारी फ़ाइल सिर्फ एक ही चीज़ पे रुक जाती है कि फाइनेंस नहीं है। अगर आप उनसे बात कीजिए तो वो सिर्फ एक ही चीज़ उनकी होती है कि एक डेंटल सर्जन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें चेयर्स लेनी है, इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एक डेंटल सर्जन को एब्जॉर्ब करने के लिए 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा है। जबकि आप पीछे देखें, अभी दिसंबर में जो एसएसबी की पोस्ट निकली हुई है, डेंटल असिस्टेंट्स ये लगा रहे हैं, जो डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट्स हैं, उनकी पोस्ट क्रिएट करने के लिए इनके पास फाइनेंस भी है, सब कुछ है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वो उन डेंटल असिस्टेंट, उन डेंटल टेक्नीशियन से एक डेंटल सर्जन का काम ले रहे हैं। उनको वो डेंटल जो सर्जन्स हैं, डेंटल सर्जन्स का काम जो है एक क्वैक से करवाएंगे, एक डेंटल टेक्नीशियन से कराएंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो उनका। ये लॉजिकली गलत है ना, जब आपको सर्जन नहीं है तो असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। डेंटल सर्जन्स का जो काम जो टेक्नीशियन से करा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि वो किस हद तक मतलब अच्छा होगा। जब एक प्रोफेशनल का काम आप एक असिस्टेंट से कराएंगे तो वो तो मतलब काम चला ही होगा ना, कोई एक होगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर किसी के भी दांत में दर्द होता है, एक दांत का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर एक डेंटल सर्जन देखेगा तो उसका ट्रीटमेंट लेवल जो है वो किसी दूसरे तरीके का होगा एज़ कम्पेयर टू डेंटल टेक्नीशियन का। बट हमारा काम ये डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट से करवा रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा सैलरी ना देना पड़े, ताकि इनको ज़्यादा इक्विपमेंट्स ना बाई करना पड़े, और ये चेयर्स वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़े। लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब आपने ये मन बना लिया है कि जब तक कोई वे आउट नहीं निकलता है तब तक हंगर स्ट्राइक या स्ट्राइक रहेगी? जी सर, ऐसा है, क्योंकि 2014 से हम हर एक के आश्वासन सुन रहे हैं। हर एक आ रहा है, हमें बोल रहा है कि आप हम पे रखिए, हम आपकी जो दुआई है जो हम आगे पहुंचाएंगे। 2014 में हमें हमारी हंगर स्ट्राइक भी इसी चीज़ से बंद करवाई थी। बंद क्या करवाई थी? उन्होंने बोला था कि हमारी गवर्नमेंट मतलब जो उस वक्त आई थी, उन्होंने बोला था हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भी मतलब सिर्फ ये आश्वासन ही हमें मिलते जा रहे हैं कि पोस्ट निकलेंगी। एक भी जगह मतलब एक एब्जॉर्प्शन का होता है ज़रिया, एब्जॉर्प्शन का ज़रिया PSC, NRHM, कहीं भी एब्जॉर्प्शन का ज़रिया, बट वो ज़रिया ही नहीं खोल रहे। एक ज़रिया खोला था, वहाँ पे दूसरा आ गया कि नहीं जी मेडिकल ऑफिसर्स ही लगेंगे, डेंटल सर्जन्स कहीं नहीं लगेंगे। वो एक हमारे साथ जो एक ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो हमें समझ नहीं आती क्यों हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा, हम भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से LG मनोज सिन्हा से गुजारिश करते हैं कि इनका एजिटेशन चल रहा है, इनकी हड़ताल चल रही है, इनको समाप्त किया जाए, इनके साथ बातचीत किया जाए। बातचीत के माध्यम से ही समस्या का निवारण होता है, हल होता है। और उन राजनीतिक दलों से भी मैं कहूँगा जिन्होंने
ये कह कर के, ये आश्वासन दे करके इनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई थी कि हम आपके साथ छाना बिछाना खड़े हैं। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से इस बाबत बातचीत करें। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।